साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हिंदी भाषा का हम लोग का क्लास चल रहा है। पिछले मैंने 2 क्लास में क्वेश्चन को डिस्कस किया है। 2 सेट को एक तरह से कह सकते हैं 20-20 का सेट है, और हम लोग इस क्लास में भी 20 क्वेश्चन करेंगे। लेकिन इस बार आपको मिसलेनियस सेट नहीं देखने को मिलेगा, इस बार आपका चैप्टर से मिलेगा, और जो कि पहला ही चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, हिंदी भाषा का विकास और उसका उद्भव। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न पर। देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या है कि पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन है। तो सबसे पहले व्याकरण किन्होंने लिखा था, तो वो आपका हो जाएंगे कच्चायन। कौन होंगे, तो वो आपके यहाँ पर हो जाएंगे कच्चायन। ठीक है, कच्चायन ने टोटल अपने व्याकरण की किताब में 41 ध्वनियों के बारे में उल्लेख किया है। कितनी ध्वनियां हैं, तो 41 ध्वनियों के बारे में उल्लेख किया है। और ये कच्चायन का जो व्याकरण का जो किताब है, इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित भाषाएं हैं, जो कि बौद्ध धर्म की भाषा थी पाली। ठीक है, पाली ग्रंथ की और भी ग्रंथों की बात करें, ठीक है, तो मिलिंद पनो या फिर उम्माद, हम जानते हैं उम्माद होगा, महावंश होगा। ठीक है, महावंश। ठीक है, ये सब पाली भाषाओं की ग्रंथे हैं। ठीक है, जब हम पाणिनि की बात करते हैं, तो पाणिनि ने एक किताब लिखा है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। ठीक है, क्या नाम है, तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो पाणिनि है। ठीक है, चलिए जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। ये भी व्याकरण ही लिखे हैं। ठीक है, हेमचंद पतंजलि, आपको पता है कि योग सूत्र के लेखक कौन है, पतंजलि हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस भाषा को आर्य भाषाओं में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, देखिए तो वो है आपका संस्कृत, प्राकृत, तुर्की, या उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। देखिए इस फॉर्मेट से आपको पता चल रहा होगा कि ये जरूरी है, बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बीपीएससी टीचर में यहाँ पर तुर्की आपका हो जाएगा। तुर्की जो भाषा है वो आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आती है, तो ये आती है उराल अल्ताई भाषा के अंतर्गत। ठीक है, किसके अंतर्गत आती है, उराल अल्ताई भाषा। ठीक, बाकी ये दोनों जो है ये भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। ठीक है, भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत। भारोपीय कहने का मतलब है कि भारत और यूरोप की भाषा। ठीक है, अब आइए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न कौन सा है कि भारोपीय परिवार की भाषा इनमें से कौन सी नहीं है। तो देखिए ये केल्टिक, जर्मनिक, इटालिक या सियोयन। तो ये आपका जो सियोयन है ये कोई भी भाषा का नाम ही नहीं है। ठीक है, ये आपका नहीं होगा। बाकी जो केल्टिक, जर्मनिक, इटालिक, इटालिक के नाम से ही पता चला कि इटली में ये भाषा बोली जाती होगी। ठीक है, जर्मनी से पता चल रहा होगा कि यूरोप साइड में जो जर्मनी है ये भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। और आपका जो ये केल्टिक भाषा है, ठीक है, ये आयरलैंड के साइड बोली जाती है। ठीक है, कहाँ बोली जाती है, तो ये आयरलैंड, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे मैंने ऑप्शन में तो बता दिए। ठीक है, तो एग्जाम में पूछता उसका नहीं है, लेकिन आपको ये तो पता रहना चाहिए ना कि ये सब भाषाएं कहाँ की है, तब ना सीएन को आप छांट पाइएगा। क्योंकि ये जितने भी मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ वो किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी टीचर का तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, या फिर बिहार एसआई में जो क्वालिफाइंग पेपर है उसका, एटलीस्ट आप एईडीओ का भी तैयारी कर रहे हो, जहां पर आपको 70 नंबर का पूछेगा हिंदी, उसका भी यहाँ पे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न हमारा है
कि दिए गए विकल्पों में द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। तो कन्नड़ है, असमिया है, उड़िया है, बांग्ला है। आपको देखने से लग रहा होगा कि ये तीनों दक्षिण की भाषाएं नहीं है। ठीक है, द्रविड़ मतलब होता है दक्षिण की भाषाएं। ठीक है, कौन दक्षिणी भाषाएं, दक्षिणी भाषा कौन कौन सी है, तो ये कन्नड़ है। ठीक है, कन्नड़, तेलुगु आप याद रखिएगा, तेलुगु भी आपका क्या है, द्रविड़ भाषा है। फिर इसके बाद आप और वहां भी तेलुगु, तमिल, ये सब भाषाएं क्या है, द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ये असमिया, उड़िया, बांग्ला, ये सब हमारे उत्तर की और पूरब की भाषाएं हैं। ठीक है, उत्तर की नहीं, ये पूरब की भाषाएं हैं, क्योंकि आप ये जो आप मैप यहाँ पे देखिएगा ना, ऐसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये मैप है। ठीक है, ये जो आपका मैप है, तो यहाँ से जब ऐसे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये जो भारत आप देख पा रहे हैं, ऐसे उतना अच्छा नहीं बना, लेकिन आपको समझाने के लिए देखिए, यहाँ पर क्या है, ये बंगाल है, यहीं पर आपका नीचे बंगाल के नीचे यहाँ उड़ीसा पड़ जाएगा, फिर इधर आपका असम इधर पड़ जाएगा। तो ये सारा पूर्ववर्ती इलाका है। ठीक है, हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो हिंदी बताना ही नहीं है, आपको पता है कि भारतीय परिवार की क्या है, भाषा है। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकल्प क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जब विकल्प क्रम की बात करें, तो सबसे पहले तो आएगा प्राचीन संस्कृत। ठीक है, प्राचीन संस्कृत को हम लोग वैदिक संस्कृत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको वैदिक संस्कृत, वैदिक, इसको हम लोग क्या कहेंगे, छोड़िए, वैदिक। और ये आपका होगा लौकिक। वैदिक और लौकिक में क्या अंतर है, वैदिक और लौकिक में अंतर यही है कि इसमें वेदों की रचना की गई है, और लौकिक मतलब होता है लोगों द्वारा रचित, जो मतलब बोली जाने वाली जो भाषा है उसको लौकिक भाषा बोलते थे। स्वरश्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत बहुत सारी भाषाएं आती है, तो उसके और फिर उसके बाद स्वरश्रेणी के बाद ही ये क्या है, ये हिंदी भाषा ही है। ठीक है, स्वरश्रेणी के बाद पश्चिमी हिंदी, जो कि स्वरश्रेणी के बाद ही आती है और स्वरश्रेणी के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि कौन कौन सा होगा। देखिए, सबसे पहला आपका प्राचीन संस्कृत देखते हैं, तो ये पर आप यहाँ पे 1 नंबर देख रहे होंगे। फिर उसके बाद लौकिक बताया है, तो सी, फिर उसके बाद डी और डी, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक मैंने स्लाइड ऐड किया है आपके लिए समझने के लिए पूरे भाषा क्रम को। आज के बाद कभी भी आपको भाषा में दिक्कत नहीं होगा। देखिए, प्राचीन संस्कृत के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि प्राचीन संस्कृत को वैदिक संस्कृत कहते हैं, क्योंकि उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद जैसी रचनाएं हुई हैं। ठीक है, उसके बाद आया लौकिक संस्कृत, फिर उसके बाद आया स्वरश्रेणी, उसके बाद आया पश्चिमी हिंदी। जब प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं की बात करें, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, और मध्यकालीन भारतीय भाषाओं की बात करें, तो यहाँ पे 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक था। ये भी 1500 साल चला है, ये 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। और आधुनिक भाषाओं की बात करें हम, तो 1000 ईस्वी से लेकर अभी तक जो चल रही है वो आधुनिक भाषाएं हैं। जब यहाँ पर हम बात करते हैं प्राचीन संस्कृत की, तो 1500 से लेकर यहाँ 1500 से लेकर और 1000 ईसा पूर्व तक क्या होगा, ईसा पूर्व तक आपका प्राचीन संस्कृत, और 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 तक। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व से लेकर कहाँ तक, 500 तक आपका ये लौकिक संस्कृत। जब पाली, प्राकृत और अपभ्रंश की बात करते हैं, तो पाली का जो समय होता है वो 500 से लेके और 1 ईस्वी तक होता है। ठीक है, और प्राकृत की बात करते हैं तो 1 से लेके 500 ईस्वी तक होता है। ठीक है, और अपभ्रंश की बात करें
तो 500 से लेकर 1000 ईस्वी तक होता है। एक और मैं आपको यहाँ पे बात बता दूं कि अपभ्रंश के बाद एक और भाषा आई थी, ठीक है, अवहट उसको कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, अवहट। ये अपभ्रंश की टूटी फूटी और हिंदी के बीच की भाषा है, ठीक है। ये क्या है, हिंदी और अपभ्रंश के बीच की भाषा थी, ठीक है, जिसको हम लोग अवहट कहते थे। तो उसका भी क्रम 200 साल तक चला है, ठीक है। तो 1200 के बाद ही आपका खड़ी हिंदी आई है। उसके बाद हम यहाँ से जब देखते हैं कि हिंदी की उपभाषाएं कौन कौन सी है, तो देखिए स्वर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत आपका पश्चिमी हिंदी आ जाएगा, राजस्थानी आ जाएगा, पहाड़ी आ जाएगा, गुजराती आ जाएगा, ठीक है। ये सब आपकी स्वर श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। मगधी के अंतर्गत आएगा, जो बिहारी हिंदी है वो मगध, मगधी मतलब मगध के इलाका, ठीक है ना, जो हमारे साइड बोला जाता है। ये उड़िया भी, बांग्ला और असमिया, ये सब आपका मगध का क्षेत्र वाला है, ठीक है। और अर्ध मगधी, अर्ध मगधी में पूर्वी हिंदी का जो विकास हुआ है वो आपका इसमें आ जाएगा अर्ध मगधी के। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषा आती है, तो उसमें आपका आ जाएगी अवधी, ठीक है, बघेली, बघेली एमपी में, एमपी और यूपी के जो सटा हुआ बाउंड्री है वो है। और फिर उसके बाद आपका आ जाएगी छत्तीसगढ़ी, ठीक है, छत्तीसगढ़ी। आपको याद रखना है इसको, तो आप एक ट्रिक याद रखिएगा, ए बी और सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। चलिए, पहाड़ी हिंदी को खस अपभ्रंश भी कहा जाता है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, तो हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है, तो अब तो आप आराम से बता दीजिएगा। तो पाली तो पहले होगा नहीं, पहले होगा संस्कृत। यहाँ पर देखिए संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश। तो यहाँ पर पाली ऐसे होना चाहिए था, तो ये भी आपका नहीं होगा। अपभ्रंश तो कहाँ पे होगा, नहीं होता। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये आपका बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ टीचर का, ठीक है, ये बीपीएससी टीचर का क्या है क्वेश्चन है, बीपीएससी टीआरई का है, ठीक है। अब आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न कौन सा है कि भारतवर्ष की आदि भाषा कौन सी है, तो आदि भाषा आपका कौन सा है, तो ये लौकिक संस्कृत ही है, ठीक है। कौन सी भाषा है, तो लौकिक संस्कृत, और सॉरी लौकिक संस्कृत कह रहे हैं, वैदिक संस्कृत है, सॉरी कौन सा है, तो भारतवर्ष की आदि भाषा है आपका वैदिक संस्कृत, जिसमें अनेक ग्रंथ है लिखी गई है, ऋग्वेद, यजुर्वेद। आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन सी भाषा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा मानी जाती है, तो मध्यकालीन की बात कर रहा है। मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत प्राकृत को माना गया था, ठीक है, किसको माना गया था, प्राकृत को। अपभ्रंश बाद में है, प्राकृत ही मेन है। आइए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में पाली भाषा मुख्यतः किससे संबंधित है, तो पाली भाषा आपको अभी मैं बताया कि जो बौद्ध धर्म है उससे संबंधित है, ठीक है। और बौद्ध का जो उपदेश है वो भी पाली भाषा में ही दिया गया था। अब आप लोग कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहला बुद्ध अपना उपदेश कहाँ दिए थे, ठीक है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसी में क्या लिखा गया है, त्रिपिटक, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि मध्यकालीन आर्य भाषाओं में स्वर श्रेणी प्राकृत का संबंध किस आधुनिक भाषा से माना जाता है, ठीक है। तो स्वर श्रेणी प्राकृत अभी मैं आपको जब स्लाइड दिखाया था तो उसमें आप देखे होंगे, ठीक है। तो हिंदी क्या आता है, स्वर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत आपका आएगा, ठीक है। स्वर श्रेणी प्राकृत के अंतर्गत आएगा, ये भी देखिएगा, स्वर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत नहीं, ठीक है। ये सब लोग क्या आएंगे, ये गुजराती,
ये सब तरफेणी अपभ्रंश के अंतर्गत आएंगे। मगध के अंतर्गत, ये भी मगध के अंतर्गत, और ये आपका तरफेणी प्राकृत के अंतर्गत। प्राकृत पिंगल ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो प्राकृत पिंगल ग्रंथ के रचयिता है वररुचि। ठीक है, कौन है? तो यहाँ पर वररुचि है। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि अपभ्रंश साहित्य के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो पुष्पदंत किसकी रचना है? ठीक है, अपभ्रंश साहित्य के प्रसिद्ध कवि पुष्पदंत किसकी रचना है? तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारा कि त्रिषष्टिशाला पुरुषचरित, महापुराण, उत्तर रामचरित या कौमुदी महोत्सव। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महापुराण। ठीक है, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की अवधि कितनी है? तो बहुत एग्जाम में पूछा होगा, पता ना कितने एग्जाम में पूछा होगा, कुछ पता नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको सैकड़ों एग्जाम में ये पूछा होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1050 से 1375 ईस्वी को इन्होंने आदिकाल की अवधि मानी है। ठीक है, मतलब आधुनिक काल होगा साथियों। ठीक है, ये आदिकाल गलत है, क्या होगा? ये आधुनिक काल होगा। ठीक है, ये आधुनिक काल होगा। अब आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को किन दो धाराओं में बांटा है? रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को किन दो धाराओं में बांटा है? तो वो है सगुण धारा और निर्गुण धारा। ठीक है, चलते हैं आगे। अल्लाह खंड किस भाषा के में रचा गया है? ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। जल्दी जल्दी हम लोग खत्म करेंगे, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा। ये आपका बुंदेलखंडी भाषा में क्या हुआ है? रचा गया है। रामचरितमानस की बात करें तो वो अवधी भाषा में है। ठीक है, सगुण धारा और निर्गुण धारा क्या होता है? आप लोग लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में, और नहीं बताइएगा तो मैं अगले क्लास में बताऊंगा। भक्ति काल की अवधि को कब से कब तक माना गया है? आप यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखें तो 1375 से 1700 तक क्या किया गया है? भक्ति काल को माना गया है। ठीक है, और आदि काल को जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि 1050 से 1375 तक क्या किया गया? ये आदि काल को माना गया है। उसके बाद देखिए रीति काल के प्रमुख कवि इसमें से कौन है? तो रीति काल के प्रमुख कवि है कि बिहारी, केशवदास और भूप। ठीक है, ये सब रीति काल के कवि हैं। ठीक है, तुलसीदास के बारे में, सूरदास के बारे में मैंने बखूबी आपको सबके बारे में बताया है। ठीक है, और आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप जाकर पिछले 2 क्लास का वीडियो में मेरा देखिएगा। इनके बारे में मैं डेली डिस्कस करता हूँ। ठीक है, अभी मेरी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, सर्दी टाइप का, जुकाम टाइप का, बोलने से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी क्लास ले लूँ, फिर उसके बाद कल मैं आपको और विस्तार से बताऊंगा। आधुनिक काल के साहित्य में प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी थी? तो आधुनिक काल में यथार्थवाद, समाज सुधार और राष्ट्र चेतना के ऊपर थी। ये यथार्थवाद जो आपको टेक्निकल वर्ड लग रहा है, इसका मतलब होता है, यथार्थ का मतलब सच्चाई होता है। ठीक है, सच्चाई, सत्यता पर आधारित। ठीक है, सत्यता पर आधारित। इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बी नंबर जो 20 नंबर जो आंसर है
उसका 20 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं कि इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। तो अवधी, मगही, मैथिली ये तीनों ही क्या है, बिहारी भाषा है। ठीक है, बिहारी बोली है। ठीक है, हालांकि बोली और भाषा में अंतर होता है। मैथिली को क्या किया गया है, हमारे 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। भोजपुरी मगही नहीं है। ये अवधी जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। एक स्लाइड मैंने आपको यहाँ पर ऐड किया है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी सभी के बारे में। तो यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको याद ही करवा दूंगा आज ही। पश्चिमी हिंदी में आता है खड़ी बोली, जिसको कि हम लोग कौरवी कहते हैं। कौरवी कहने का मतलब जो हरियाणा के साइड बोला जाता है। ठीक है, जो कौरव द्वारा बोला जाता था, कौरवों द्वारा बोला जाता था हस्तिनापुर में, वो कौरवी भाषा है जो कि खड़ी बोली है। दिल्ली साइड बोली जाती है ये भाषा। फिर ये आपका वृंदावन के तरफ जो ब्रज भाषा बोली जाती है वो आपका वृंदावन की तरफ बोली जाती है। हरियाणवी आपका भाषा जो आता है ये सब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगा साथियों। किसके अंतर्गत आएगा, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। बुंदेली भाषा जो एमपी में बोली जाती है, कनौजी भाषा जो आपका यूपी में बोली जाएगी, ये सब पश्चिमी हिंदी और सौर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत ये उत्पन्न हुई है भाषा। ठीक है, अब आइए पूर्वी हिंदी के बारे में तो आपको मैं बता ही दिया था कि ए, बी और सी बस याद रखना है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, और ये अर्ध मागधी है, मागधी नहीं है। मागधी को ऐसे अर्ध काट दीजिए और ये हो जाएगा अर्ध मागधी से एबीसी उत्पन्न हुआ है। ठीक है, और बिहार के होंगे तो आपको पता ही होगा कि भोजपुरी बहुत ज्यादा सुनने वाले हैं, मगही और मैथिली। ठीक है, ये मगध की भाषा है, पटना की भाषा है, हमारे बिहार की भाषा है। ठीक है, राजस्थानी में आप यहाँ पे याद रखिएगा, देखिए ये मारवाड़ी लोग जो होते हैं वो राजस्थान के होते हैं, जयपुर वहाँ की राजधानी है। ठीक है, मेवाती है और मालवी है। ठीक है, मेवाती मालवी याद रखने में आपको दिक्कत नहीं होगा, दोनों एक ही जैसा है। ठीक है, और ये भी आपका आता है स्वर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन ये राजस्थानी भाषा के अंतर्गत आएगा, ना कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, अब आइए पहाड़ी को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो पहाड़ी में आपका पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी जो उत्तराखंड के साइड बोली जाती है, और इसे खस अपभ्रंश भी कहते हैं। ठीक है, और ये भी आपका स्वश्रेणी या खस अपभ्रंश के अंतर्गत आएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को बताइएगा, और हिंदी का और जीएस का क्लास मैं आपको यहाँ से इतना सटीक करवा दूंगा कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़ेगा, उसका आप टेंशन नहीं लीजिए। मैं वही पढ़ाता हूँ जो एग्जाम में आता है। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना।